हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास से हम लोग शुरू करते हैं। बिहार प्रधान शिक्षक की टेस्ट आपकी चल रही है और ये टेस्ट होगा आपकी टेस्ट नंबर 9। इसके पहले 8 टेस्ट आप सभी की हो गई है और आज हम देखने वाले हैं सामान्य अध्ययन। ठीक है, सामान्य अध्ययन में हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण 75 सवाल जो आपको सिलेबस के अनुसार होने वाला है। ठीक है, जिसमें हम लोग साइंस के भी सवाल देखेंगे, आर्ट्स के भी सवाल देखेंगे। सभी चीज़ों से जो भी टॉपिक है, जो भी एग्जाम में पूछा जाएगा, उसी सिलेबस से आपको लिया गया है। सारे प्रश्नों को आपको क्या करना है, तो बिल्कुल आपको याद कर लेना है। ठीक है, एक से 2 बार आपको देखना है, आपको याद हो जाएगा। मैं आपको याद कराते ही चल जाऊंगा और सिलेबस के अनुसार ही आपको यहाँ पर लाया गया है। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए समान अध्ययन और डीएलएड के लिए तो आपको इस नंबर पर मिल जाएगा। हमारा नंबर है 7857824310। इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना होगा और व्हाट्सएप पे आपको मिलेगा। दोस्तों कैसे मिलेगा इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। इसमें थोड़ा सा आपको चार्ज लगेगा। ठीक है, सिर्फ पीडीएफ का बनाने का चार्ज इसमें लग रहा है ओनली 399, है ना। ओनली 399 हमारा चार्ज लग रहा है। जो भी हमारे पुराने नए शिक्षक हैं, अभी तक नहीं जुड़े हैं हमारे यहाँ, तो उनको 399 पे करना पड़ेगा। और जो पहले से जो क्लास चल रही थी, अगर उसमें आप जुड़े थे, है ना, तो अगर आप फिर से रिवीजन करना चाहते हैं तो आपको मात्र 201 रुपये चार्ज लगेगा। उसके बाद ही आपको सारे मटेरियल मिल पाएंगे। तो इसी नंबर पे आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा, फ़ोन पे, गूगल पे माध्यम से। और जो भी पेमेंट करेंगे तो उसका स्क्रीनशॉट हमें इसी नंबर व्हाट्सएप पर भेज देंगे ताकि आपको ग्रुप में जोड़ा जा सके और आपको पीडीएफ भेजा जा सके। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपको मिल पाएगा। उसका नोट्स भी मिलेगा, सब्जेक्टिव भी, ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, है ना। सभी चीज आपको मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास, है ना। आज की क्लास का पहला सवाल है, आपके स्क्रीन पे देखिएगा कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बताइए दोस्तों। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट, है ना, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? जल्दी से बताना है। ऑप्शन आपको दिया गया है। आज हम लोग समान अध्ययन का देख रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग डीएलएड का टेस्ट देखे थे। ठीक है, तो समान अध्ययन और डीएलएड दोनों को हम लेकर के चल रहे हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो अंतिम मुगल सम्राट था, आंसर आने लगा है आप सभी का। आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? मोहम्मद शाह। जी हाँ, आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का शासन काल कब से कब तक था दोस्तों? तो मोहम्मद शाह का शासन काल आपको 1719 से लेकर के 1748 ईस्वी तक था इसका शासन काल। ठीक है, और इसी काल में ही नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था। ध्यान रखना है। तो लास्ट जो था मयूर सिंहासन पर बैठने वाला, ये मयूर सिंहासन काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछता है तो याद रखना है मोहम्मद शाह। दूसरा प्रश्न है कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, पूरा दिख रहा है? चलिए ठीक है, अब पढ़िए, दिख रहा होगा, है ना। तो दूसरा प्रश्न कह रहा है कि बुद्ध के जो उपदेश किससे संबंधित है ना। बुद्ध के उपदेश आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य या धार्मिक कर्मकांड या आचरण की शुद्धता व पवित्रता पर, है ना, किससे संबंधित है बुद्ध का उपदेश? तो ये दोस्तों बुद्ध का जो उपदेश देते थे, और प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? याद बताइए, जल्दी से बताइएगा। प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ दिए थे? सारनाथ में। याद है ना, प्रथम उपदेश दिए थे उन्होंने सारनाथ में। और उनकी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में, बोधि वृक्ष के नीचे, है ना। चलिए, ये हो गया उनका। और ये जो किससे संबंधित था? तो आंसर हो जाएगा आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित था दोस्तों। ठीक है, आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित था। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर। तीसरा नंबर प्रश्न है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा है ना। किसके ग्रंथ में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन हुआ है? चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो वर्णन किया गया है वो भास में किया गया है, शूद्रक में किया गया है, विशाखदत्त में किया गया है, या फिर आपका अश्वघोष में किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों आपको किसमें? जल्दी से बताना है। विशाखदत्त, है ना, जिसके ग्रंथ में। तो विशाखदत्त का जो ग्रंथ था, है ना, विशाखदत्त का ग्रंथ नाम था क्या उसका? मुद्रा राक्षस, है ना। याद रखना है, मुद्रा राक्षस।
मुद्रा राक्षस जो था ये ग्रंथ दोस्तों, और ये जो ग्रंथ किसका था, विशाखदत्त का था। ठीक है, तो ये आपको किसका था ये भी याद रखना है ना। तो ये मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ था दोस्तों, इसी में चंद्रगुप्त मौर्य को विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया था। और ये ग्रंथ किसका था, तो विशाखदत्त का था। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिसके ग्रंथ में, यानी कि किसके ग्रंथ में, तो विशाखदत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को विशिष्ट वर्णन किया गया है। और विशाखदत्त की ग्रंथ कौन सी है, तो मुद्रा राक्षस है, याद रखना है। और इस ग्रंथ में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को नंद राज का पुत्र माना गया था। ठीक ना, इस ग्रंथ में नंद राज का पुत्र माना गया था चंद्रगुप्त मौर्य को। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4 नंबर है कि गुर्जर और प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी। बताइए दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदि वराह थी। 4 का आंसर क्या होगा, वत्सराज का, नागभट्ट द्वितीय का, मिहिर भोज का या नागभट्ट प्रथम का, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिहिर भोज। मिहिर भोज कौन था भाई साहब, तो मिहिर भोज जो था वो गुर्जर प्रतिहारों का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक ना, तो इसकी उपाधि कौन सी थी, आदि वराह। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5 नंबर की ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी। जी हाँ, सबसे प्राचीन वेद जो हमारा है वो ऋग्वेद है ना। वेदों की संख्या कितनी है, तो टोटल 4 है और इसमें सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। तो इसकी लिपि पूछ रहा है दोस्तों क्या थी। जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं किस लिपि में, देवनागरी लिपि में, है ना। तो ऋग्वेद मूल रूप से किस लिपि में थी ये बताइएगा, देवनागरी, खरोष्ठी, पाली या ब्राह्मी। तो जो ऋग्वेद था दोस्तों ये मूल लिपि ब्राह्मी लिपि था, है ना। याद रखना है कि ऋग्वेद मूल रूप से ब्राह्मी लिपि मतलब ये था आपका, है ना। ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं, तो याद रखना है ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है ना, 10 मंडल हैं। तथा इसमें कितने सूक्त हैं दोस्तों, तो 1028 सूक्त हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कितने सूक्त हैं, श्लोक हैं। ठीक है, और ऋग्वेद के जो पुरोहित होते थे उसको क्या कहा जाता था, तो उसको होता कहा जाता था, है ना। ऋग्वेद के जो पुरोहित होते थे उसको होता कहा जाता था। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8 नंबर, कह रहा है कि अष्टांग मार्ग की कल्पना अंग है। अष्टांग मार्ग की कल्पना अंग है दोस्तों, क्या चीज है, तो दीपवंश की विषय वस्तु का कल्पना अंग है, या फिर दिव्यावदान की विषय वस्तु का, या फिर महापरिनिब्बाण की विषय वस्तु का, या धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र विषय वस्तु का। ठीक है, अष्टांग मार्ग किसको कहा गया है, तो अष्टांग मार्ग का मतलब क्या होता है, अष्टांग मार्ग के 8 सोपान होते थे, है ना। अष्टांग मार्ग के कितने सोपान होते थे, 8 सोपान होते हैं। और कौन कौन होते हैं ये भी आपको पूछा गया है। तो इसका जो 8 जो सोपान है, जैसे सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाक है, सम्यक कर्मांत है, सम्यक आजीव है, सम्यक व्यायाम है, सम्यक स्मृति है, सम्यक समाधि है। तो ये टोटल मैंने जो 8 बताया ये 8 अष्टांग मार्ग ये कहा गया है इसको दोस्तों। ठीक है ना। और इसका मतलब होता है कि धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का ये अष्टांग मार्ग है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन है, मूलतः ये कथन किसका है। आप लिखे हुए देखे होंगे ये चीज, है ना। ये जो चीज लिखा हुआ है ये कई जगह आप लोग पढ़े होंगे कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, है ना। ये कथन जो मूलतः उपनिषदों का है, महाकाव्यों का है, पुराणों का है या षड्दर्शन का है। तो ये जो कथन है भाई साहब ये हो जाएगा आपका उपनिषद का ये कथन है। ठीक है, किसका कथन है, उपनिषद का कथन है। इस कथन का अर्थ क्या होता है, कोई बता सकते हैं कि ये जो कथन है इसका अर्थ क्या होता है, तो अंधकार से प्रकाश की ओर, है ना। इसका अर्थ क्या होता है, अंधकार से प्रकाश की ओर। और ये मूलतः उपनिषदों का कथन है दोस्तों आपका। ठीक है, अंधकार से प्रकाश की ओर। 8वां नंबर प्रश्न है आपका कि 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों।
बताइएगा, दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो ये शुरू की गई थी किसके द्वारा? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जहांगीर, है ना। जहांगीर के द्वारा ये चलाया गया था आपका दो अस्पा। और इसके अंतर्गत होता क्या था? तो इसके अंतर्गत होता था कि बिना जात पद बताए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। अगला है कि महानतम प्रतिहार राजा कौन था? बताइए, महानतम प्रतिहार वंश का राजा कौन था? धर्मपाल, हर्ष, मिहिर भोज या महेंद्रपाल? देखिए, प्रतिहार वंश, है ना, प्रतिहार वंश का जो महानतम शासक माना जाता है वो था आपका मिहिर भोज। कौन था? मिहिर भोज जो था दोस्तों, ये महानतम शासक माना जाता है आपका प्रतिहार वंश का। इसका शासन काल जो रहा था वो 836 ईस्वी से 885 ईस्वी तक इसका शासन काल रहा है मिहिर भोज का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 10 नंबर कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। भाई साहब, बढ़िया सवाल है और सबको पता होगा, है ना। बहुत ही आसान प्रश्न है कि दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? जी हाँ, तो दिल्ली का लाल किला का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, है ना। शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना की थी जो 1648 में किया गया था तथा वहां अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया था। ठीक है, और यही शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला प्रमुख है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 11 नंबर। 11 नंबर सवाल है दोस्तों कि भारतीय स्वतंत्र संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? बताइए, काफी बढ़िया सवाल। हम लोग प्राचीन देख लिए, मेडाइवल देख लिए, अब देख रहे हैं आधुनिक भारत, है ना। तो द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई थी दोस्तों, ये बताना है। तो ये बनाने वाले व्यक्ति कोई और नहीं, वो थे आपके सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, कौन हो जाएंगे? सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने 3 अप्रैल 1941 को पहुंचे जर्मनी और 6 महीना बाद वहां पर जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से ही उन्होंने द फ्री इंडियन सेंटर का गठन किया, जहां से वे आजादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे तथा भाषण देते थे दोस्तों। ठीक है, तो द फ्री इंडियन लीजन की जो स्थापना की गई थी ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? तो 1941 में। अगला है कि वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसने चुना गया था? बताइए, 1919 की घटना है। तो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन, इसकी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? क्या होगा? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी, है ना। महात्मा गांधी को ये अध्यक्षता प्रदान की गई थी अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन, है ना। ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, अंग्रेज द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था, है ना। तो अगर पूछ सकता है कि खिलाफत आंदोलन प्रारंभ क्यों हुआ था, तो अंग्रेज द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने के विरुद्ध ही खिलाफत आंदोलन हुआ था। और ये दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता किए थे कौन? तो गांधी जी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 13 नंबर की लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था। ये काफी बढ़िया प्रश्न है ना, कि लंदन में दोस्तों इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किसने किया था? तो ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा आपका श्यामजी कृष्ण वर्मा, है ना, श्यामजी कृष्ण वर्मा। देखिए, ये घटना है आपको फरवरी 1905 की, है ना। फरवरी 1905 की ये घटना है जब लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, तो सिंपल याद रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब की गई? 1905 में। किसने की? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी,
है ना, याद रखना है। और यहाँ से एक समाचार पत्र भी निकला था और उस समाचार पत्र का नाम था सोशियोलॉजिस्ट, है ना। एक समाचार पत्र नाम था जो निकाला गया था किनके द्वारा, श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा, सोशियोलॉजिस्ट, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14 नंबर, कह रहा है कि वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है। जी हाँ, जो हमारे वेद हैं इसका पुनरुत्थान का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है। तो आपको पता है ना कि दोस्तों, है ना, आर्य समाज नाम सुने हैं, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, जल्दी से बताइएगा। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे और उन्होंने ही दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। ठीक है, तो वेदों का पुनरुत्थान जो किया गया था वो श्रेय दिया जाता है हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी को, ठीक ना। और इन्होंने ही वेदों की ओर लौटो, याद रखना है, किसने कहा था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। और इन्होंने एक समाज जो बनाए थे आर्य समाज, वो भी आपको याद रखना है क्योंकि ये सारे सवाल पूछे जाते हैं, है ना। तो ये तीनों सवाल आपको यहाँ से याद रखना है। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। बहुत ही आसान सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन ये कब हुआ था भाई साहब, तो प्रारंभ हो गया था आपका 9 अगस्त 1942 ईस्वी से। ठीक है, 9 अगस्त 1942 से आरंभ हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक ना। और आंदोलन प्रारंभ होते ही क्या हुआ था, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था सभी बड़े बड़े नेताओं को, जैसे गांधी जी, है ना, और भी बहुत सारे जो चोटी के नेता थे, है ना, बहुत जो ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था, जल्दी से बताइएगा कमेंट करके, है ना। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16 नंबर। और देखिए आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं भाई, तो लाइक तो कर दीजिए। डेली आपकी जो क्लास होती है वो रात में 9 PM से होती है ना, 9 बजे से डेली आपकी क्लास होती है, तो 9 बजे बिल्कुल आपको आ जाना है। इसके लिए 9 बजे कैसे आपको वीडियो मिलेगा, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको सबसे पहले। तो सब्सक्राइब करने के बाद आपको ये वीडियो डेली 9 बजे आपको मिल जाएगा। और अगर इसका PDF नोट्स चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं 7857824310 पर, है ना। ये व्हाट्सएप नंबर है ना, जहां आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो आपको दिया गया है कि चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि बताना है दोस्तों, है ना। ये कांड कब हुआ था भैया, तो चौरी चौरा जो घटना हुई थी ये हो गई थी आपको 5 फरवरी 1922। और मैंने कई बार आप लोग को बताया हूँ, तो ये सब फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। ये सब क्वेश्चन आपको हमेशा पूछा जाता है, आप लोग को भी पूछ सकता है। तो चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी, है ना। आप लोग को 1922 तो याद होगा, लेकिन पूरा डेट याद रखना है 5 फरवरी 1922 को। और इस तिथि को क्या हुआ था, तो गोरखपुर का नाम आप लोग सुने होंगे, है ना। गोरखपुर जिला जो है आपका उत्तर प्रदेश में, वहीं पर दोस्तों चौरी चौरा नामक एक जगह है जहां पर किसानों के एक जुलूस पर, है ना, किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण जो भीड़ था दोस्तों वो काफी गुस्से में आ गया और उन्होंने थाने में आग लगा दिया, जिसमें टोटल 21 सिपाहियों की जल करके मौत हो गई थी। और इसी से गांधी जी आहत होकर के ये असहयोग आंदोलन जो था इसको वापस ले लिए थे, है ना। तो कांड हुआ था 5 फरवरी को और ये असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया था, तो 12 फरवरी को, है ना। तो ये पूरा डेट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर, कह रहा है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था। काफी बढ़िया प्रश्न है ना। स्वराज कई बार पूछा जाता है कि स्वराज और एक होता है पूर्ण स्वराज, है ना। तो स्वराज शब्द का जो प्रयोग हुआ था दोस्तों ये कब हुआ था, तो सबसे पहले 1906 में हुआ था, है ना। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि किस व्यक्ति ने सबसे पहले स्वराज का प्रयोग किया, तो स्वराज का प्रयोग करने वाले थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी,
ठीक है। तो सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने ही सबसे पहले विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी को अपनाने पर बल दिया था, है ना। और अगर क्वेश्चन पूछे पूर्ण स्वराज, है ना, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी कब दोस्तों, है ना, तो लाहौर अधिवेशन हुआ था आपको 31 मार्च 1929 को, और रावी नदी के तट पर जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ही पूर्ण स्वराज की मांग की थी। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 18 नंबर। 18 नंबर है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जी कौन थे, है ना। आपके गुरु जी कौन है ना, तो यह राजनीतिक गुरु है, ठीक है। तो याद रखना है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो वो थे आपके कौन, गोखले, है ना। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, है ना, याद रखना है दोस्तों, ठीक है। और ये गोखले जी जो थे दोस्तों, वो संभववाद और मृत्यु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे, है ना, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर की, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। बहुत बढ़िया है। असहयोग आंदोलन तो अभी आपको बता दिए थे कब हुआ था, 1920 से लेकर के 1922 तक चला था आपका असहयोग आंदोलन। तो कह रहा है कि अपनी वकालत को कौन छोड़ दिए थे भाई, तो अपनी वकालत को छोड़ने वाले व्यक्ति थे चित्तरंजन दास। कौन थे, चित्तरंजन दास जो थे, ये असहयोग आंदोलन के बाद अपनी वकालत को छोड़ दिए थे, ठीक है। और भी इसमें व्यक्ति थे, है ना, CR दास थे, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विठल भाई पटेल एवं सरदार पटेल, है ना, ये सारे व्यक्ति वकालत छोड़ दिए थे, ठीक है। एक व्यक्ति नहीं थे, यहाँ तो ऑप्शन में एक व्यक्ति दिया गया है। अगर दे दिया जाए मोतीलाल नेहरू ऑप्शन में तो वो भी हो जाएगा एक से अधिक, है कि नहीं, मोतीलाल नेहरू भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू भी छोड़ दिए थे, विठल भाई पटेल भी छोड़ दिए थे, वल्लभ भाई पटेल भी छोड़ दिए थे, ठीक ना। तो बहुत सारे व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर। कह रहा है दोस्तों कि यह कथन बताना, ये कथन किसका है कि हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, किससे जुड़ा है। ये सवाल बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बताइए ये कथन जो है वो किसका है। तो दोस्तों कि यह कथन हम भारत को आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, तो ये जो कथन संबंधित है किससे, तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, याद रखना है, उसी समय ये आपको बोला गया था, है ना। और ये अगर पूछे कि किस व्यक्ति के द्वारा संबंधित है, तो आपको याद रखना है गांधी जी, है ना। गांधी जी के द्वारा दिया गया ये वक्तव्य विशेष महत्वपूर्ण है ना, कि संपूर्ण आजादी से हम किसी भी चीज से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हो सकता। नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव अंग्रेज सरकार दे, किंतु मेरे शब्द होंगे आजादी से हम कुछ भी नहीं, है ना, आजादी से हमको कुछ भी कम नहीं चाहिए, है ना, आजादी हमको चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। मैं आपको एक मंत्र देता हूं, करो या मरो। जी हाँ, तो करो या मरो का भी नारा किसने दिया था, वो भी गांधी जी ने दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 नंबर कि उत्तरी पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य। क्या सवाल है, जबरदस्त सवाल है। और मैंने कई बार आप लोग को क्वेश्चन बता चुका हूं कि उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन होगा। उत्तर पूर्वी मानसून कहने का मतलब ही आपके दिमाग में जाना चाहिए लौटते हुए मानसून। और लौटते हुए मानसून से दोस्तों, है ना, लौटते हुए मानसून यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो आपका राज्य है ना, जैसे असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है ना, तो यहाँ से जो मानसून लौटता है जब, तो दोस्तों ये आपको बंगाल की खाड़ी से नमी ले लेता है और ये पूर्वी घाट पर्वत के पास ये है कोरोमंडल तट तमिलनाडु का, यहाँ पर ये टकराता है और यहाँ पर झमाझम बारिश करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु, है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। उत्तर पूर्वी मानसून, या फिर इसको कह सकते हैं आप लौटते हुई मानसून। और ये कब होता है, तो ये होता है नवंबर में, ठीक है, ये होता है आपको नवंबर दिसंबर के आसपास, ठीक ना, तो ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। जाड़े के दिन में देखिए एक जगह बारिश और होती है भारत में, वो होती है नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में जो बारिश होती है ये होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर है सर और आमू नदियां गिरती है। अब ये नदी का नाम आप सुने हैं, सर और आमू नदियां गिरती है। देखिए ये नदी है दोस्तों, ये सर दरिया है ना, सर दरिया नदी और आमू दरिया, ये मध्य एशिया की महत्वपूर्ण नदी है। ये भारत की नहीं है, ये मध्य एशिया के अलग अलग पर्वतों से निकल करके अरल सागर में गिरती है ना, अरल सागर, ठीक ना। तो ये थोड़ा सा अलग पूछ दिया क्वेश्चन। सर दरिया और आमू दरिया ये नदी है दोस्तों, है ना, जो आपको मध्य एशिया में बहती है, भारत की नदी नहीं है, जो अरल सागर में जाकर के गिरती है। अगला प्रश्न है आपका कि सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं। तो सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं, जल्दी से बताइएगा। सदाबहार वर्षावन ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, है ना, कई बार आप लोग को बता चुके हैं, है ना, कई बार आप लोग को बता चुके हैं। ये देखिए वर्ल्ड का थोड़ा सा ये क्वेश्चन है। अगर सदाबहार वन की बात करें अगर भारत में, तो भारत में सदाबहार वन कहाँ पर होगा, तो ये पश्चिमी घाट जो पर्वत है यहाँ पर मिलेगा, और खास करके केरल वाले राज्य में। उसके अलावे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसके अलावे नॉर्थ ईस्ट वाले जो राज्य है वहां पर, तो ये 3-4 जगह आपको मिलेगा सदाबहार वन। अगर कहे विश्व के नक्शा पर दोस्तों ये कहाँ मिलेगा सदाबहार वन, तो चले जाइए ब्राजील, है ना। ब्राजील में दोस्तों आपका अमेजन नदी घाटी जो है ना, अमेजन आपको जो नदी है दोस्तों, तो इसके नदी जो घाटी है दोस्तों, यहाँ जो वन है ना, ये जबरदस्त वन है, ठीक है। पृथ्वी का इसको फेफड़ा कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर वर्षावन पाए जाते हैं सदाबहार, नाम ही है सदाबहार, यानी कि सालों भर क्या रहती है, हरे भरे रहती है, क्योंकि इसकी जो पत्तियां होती है ना वो सालों भर थोड़े थोड़े गिरते रहती हैं, इसके वजह से हमेशा ये हरा भरा रहती है, कभी एक बार ये पूरे अपनी पत्ती को नहीं गिराती है दोस्तों, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार के वन आपको कहां पर मिलेगा, तो ये जो 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है, इसी के 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में आपको देखने को मिलेगा, है ना। 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ यानी दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में ही इस प्रकार के वन आपको पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सालों भर दोस्तों क्या होता है, गर्मी पड़ता है, सालों भर यहाँ पर वर्षा होती है, इसके वजह से यहाँ पर काफी घने वन होते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा घने होते हैं, इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश भी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है, और बहुत लंबे लंबे वृक्ष होते हैं दोस्तों, है ना, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर की, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा होगा, कन्याकुमारी पर, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट पर, या फिर पॉइंट कालीमेर पर, क्या होगा 24 का। देखिए एकदम सुदूर दक्षिण बिंदु आपसे पूछ रहा है दोस्तों। अगर भारत का पूछते मुख्य भारत का अगर कहता भाई साहब, तो आपको मारना है कन्याकुमारी, लेकिन यहाँ पर कह रहा है सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु, यानी कि संपूर्ण भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो है आपको इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ है, तो अंडमान निकोबार का दक्षिणी छोर जो है वो है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नंबर। और भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा, पूर्ण अक्षांशीय विस्तार है ना 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ यानी कि उत्तरी अक्षांश, ये पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर मुख्य भारत का कहे तो ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशीय विस्तार। अगला है 21 नंबर प्रश्न की, प्रश्न कह रहा है 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था, है ना। तो 2011 की जनगणना के लिए दोस्तों आदर्श वाक्य कौन सा उपयोग किया गया था, जल्दी से बताइएगा। 25 का क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, जल्दी से बताना है। देखिए 2011 के लिए जो आदर्श वाक्य था, ये आदर्श वाक्य आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा भाई, याद रखना है। आवर सेंस आवर फ्यूचर, यानी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हिंदी में भी पूछ सकता है, इंग्लिश में भी पूछ सकता है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, अच्छा डी नहीं, ये नहीं होगा, डी नंबर होगा, है ना। आवर सेंस
आवर फ्यूचर, है ना, यानी कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसका हिंदी याद रखना है, इंग्लिश याद रखना है, दोनों। आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपका प्रश्न नंबर है 26 नंबर। 26 नंबर सवाल कह रहा है कि मॉनसून शब्द की उत्पत्ति हुई थी। मैंने कई बार आप लोग को बताया हूं कि जो मॉनसून शब्द है दोस्तों ये अरबी भाषा है। कौन सी भाषा है? ये अरबी भाषा है, और अरबी भाषा के मौसिम से हुई है, मौसिम नहीं मौसिम, ठीक है। तो अरबी भाषा के मौसिम से ही मॉनसून की उत्पत्ति हुई है, याद रखना है। अगला है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। मैंने कई बार बताया हूं कि दक्षिण भारत जो हमारा है ना, ये हमारा दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे ऊंची चोटी कह लीजिए, या फिर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कह लीजिए, ये कौन सा होगा? तो इसका नाम है आपका अनाईमुडी। क्या नाम है? अनाईमुडी। अनाईमुडी जो है दोस्तों ये अन्नामलाई पर्वत श्रेणी पर है, और ये पड़ता है केरल राज्य में। कहाँ है? केरल में है अनाईमुडी। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 2695 मीटर, नोट कर लीजिएगा, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है ना। देखिए इसका जो कौन से जिला में है, तो इडुक्की जिला में है दोस्तों, है ना। इडुक्की जिला पड़ता है केरल में, और वहीं आपका स्थित है ना। और ये पश्चिमी घाट पर है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है ना कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी तो अनाईमुडी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी तो अनाईमुडी। कुछ भी कहे तो क्या होगा? अनाईमुडी, ध्यान रखना है। और अगर आप पूछे दोस्तों कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी तो हो जाता है आपका दोदा बेटा, है ना। अगला प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर है आपका 28 नंबर कि भारत में टीन का अग्रगण्य उत्पादक कौन है? यानी कि टीन का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होने वाला राज्य पूछ रहा है आपको। तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे ज्यादा जो टीन का उत्पादन होता है भारत में वो होता है एकमात्र राज्य हमारा छत्तीसगढ़, है ना। तो छत्तीसगढ़ दोस्तों इसका अधिकार प्राप्त है टीन के उत्पादन में, याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि वियना किस देश की राजधानी? देखिए ये सब जो टीन है, लोहा है, तांबा है, ये सब चीज ना होता है, क्या होता है कि थोड़ा सा घटते बढ़ते रहता है, ठीक ना। तो आप इसको थोड़ा सा गूगल करके भी देख सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन इसका आपका छत्तीसगढ़ ही होगा। लेकिन जब भी इस प्रकार का सवाल आवे तो थोड़ा सा गलती होने का चांस रहता है, क्योंकि ये दोस्तों हमेशा घटते बढ़ते रहता है आपको, है ना। तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा इस प्रकार के सवाल में, ठीक है। कह रहा है कि वियना जो है ये किस देश की राजधानी है? बताइए वियना किसकी राजधानी है ना। काफी आसान प्रश्न है, और राजधानी भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो वियना जो है ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है ना। वियना किसकी राजधानी? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं समझ जाना है, ऑस्ट्रिया, है ना। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय भी है। अगला प्रश्न है आपका ये 30 नंबर कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन सा स्थान है? बताइए, है ना। 2011 के अनुसार ही अभी पूछेगा आप लोग को एग्जाम में, क्योंकि नया डाटा अभी नहीं आया है। तो इसके अनुसार ही बताना है कि बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन से स्थान पर है। तो 30 का हो जाएगा दोस्तों आपको तीसरा नंबर पर। पहला किसका है भाई? तो पहला है आपका उत्तर प्रदेश का। दूसरा कौन है? तो दूसरा है आपको महाराष्ट्र, है ना। दूसरा कौन है? महाराष्ट्र है। और तीसरा अपना प्यारा बिहार है, तीसरा अपना बिहार है। और अगर कहे 4 नंबर पे कौन है, तो 4 नंबर पे हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये 4 गो आपकी याद रखना है जनसंख्या के अनुसार, है ना। अच्छा, कहे कि बिहार की जनसंख्या कितनी है? तो बिहार की जनसंख्या आपको याद रखना है 10, 40, 99, 452। एकदम मोबाइल नंबर की तरह हम याद कर लिए हैं, आपको भी याद रखना है मोबाइल नंबर की तरह 10, 40, 99, 452। ये हो गया जनसंख्या 2011 के अनुसार, है कि नहीं। याद रखना है, मोबाइल नंबर जैसा याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 31 नंबर। बिहार वाला पूछ देता है जनसंख्या भाई, है ना। अगला है कि नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश के हैं? देखिए नॉर्मन बोरलॉग जो है दोस्तों, है ना, ये है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जनक। हरित क्रांति के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जनक किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। अगर कहे राष्ट्रीय स्तर पर कौन है, तो MS स्वामीनाथन है हमारे भारत के। कब हुआ था हरित क्रांति? तो 67-69 में हुआ था हरित क्रांति। सबसे अधिक फायदा हुआ गेहूं को, है ना।
तो नॉर्मन बोरलॉग जो थे ये संयुक्त राज्य अमेरिका के थे, आपके कहाँ के थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के थे दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 32 नंबर की 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। पंचवर्षीय योजना तो समाप्त हो गया, लेकिन क्वेश्चन आपको पूछेगा 100% आप याद रखना है ना। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो था वो था कि 9% आर्थिक वृद्धि दर हमको प्राप्त करना है ना। 9% आर्थिक वृद्धि दर हमको प्राप्त करना है, ये लक्ष्य रखा गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना का। और 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था, तो 7 से लेकर के 12 तक, है ना। 7 से लेकर के 2012 तक चला था 11वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 33 नंबर कि वर्ष 1969 में कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो 1969 में सबसे पहले जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो इंदिरा गांधी ने करवाई थी, ठीक है। इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था 19 जुलाई 1969। पूरा डेट आपको याद रखना है, कभी कभी पूरा डेट पूछता है। 19 जुलाई 1969 को ये घटना हुआ था, इंदिरा गांधी के द्वारा करवाया गया था। सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवा दिया गया था और उस समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों, ठीक है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 34 नंबर, कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति से क्या आया। बताइए औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी, है ना। शुरुआत भी पूछता है। तो औद्योगिक क्रांति की अगर शुरुआत की हम बात करें तो ये हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था, ये हुआ था भाई आपके इंग्लैंड में हुआ था। और इससे क्या हुआ, है ना, तो इंग्लैंड के पास उपनिवेशों के कारण कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी। औद्योगिक क्रांति से ही पूंजीवाद प्रारंभ माना जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूंजीवाद। औद्योगिक क्रांति से क्या आया, तो पूंजीवाद आया। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आपको इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों 35 नंबर, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, हम छोटा कर दिए हैं, देख लीजिएगा। कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है। मैंने कई बार बता चुका हूं कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र क्या हो, शामिल हो, विद्यमान हो, उसे ही हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ क्या हो, निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, उसे ही कहेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। और भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 36 नंबर। 36 नंबर है कि ग्रीन बैंक का क्या अर्थ होता है। ग्रीन बैंक का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन है कि बैंकों द्वारा वनों का विकास, या फिर बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को वित्त प्रदान करना, या फिर बैंकों द्वारा सिंचाई परियोजना को वित्त दिया जाना, या फिर उपरोक्त कोई नहीं। देखिए ये सारे सवाल गलत हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। देखिए ग्रीन बैंक की शुरुआत का उद्देश्य जाता है बैंकों में तकनीक के माध्यम से दोस्तों, है ना, नहीं कि पेड़ लगाओ पौधा लगाओ, है ना। हरा है इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको पेड़ लगाना है। ग्रीन बैंक की शुरुआत का उद्देश्य ये है कि बैंकों में तकनीक के माध्यम से कागजों के इस्तेमाल को, है ना, हतोत्साहित करते हुए पर्यावरण को समृद्ध बनाना है। यानी कि कागज का जितना से कम प्रयोग हो सके, है ना, सारे चीज हम क्या करें, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से करें, तकनीक के माध्यम से करें, यही है ग्रीन बैंक, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 37 नंबर। किसने कहा था, किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये कहा गया था दोस्तों एडम स्मिथ महोदय के द्वारा। किसने कहा था, एडम स्मिथ को ही कहा जाता है अर्थशास्त्र का पिता। याद रखना है, अर्थशास्त्र के पिता कौन है, आपके जैसे पिता है ना, उसी प्रकार से अर्थशास्त्र के भी पिता कहे जाते हैं एडम स्मिथ को, या फिर जनक कह लीजिए। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की थी। जब से भारत आजाद हुआ है तो सबसे ज्यादा प्रगति हम लोग किस में किए हैं, चावल के उत्पादन, दाल के, पटसन के, या गेहूं के। तो आपको याद होगा दोस्तों हरित क्रांति, है ना। हरित क्रांति आपको याद होगा कब हुआ था, 1966, 67, 68 में हुआ था, है ना। तो 1966, 67 में हुआ था आपको हरित क्रांति। इसके जनक मैंने अभी बताया एम एस स्वामीनाथन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग जो अमेरिका के थे। तो सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा था हरित क्रांति का वो गेहूं पर पड़ा था। और आज़ादी के बाद हम लोग सबसे अधिक जो प्रगति किए हैं वो गेहूं के उत्पादन में ही किए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 39 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा कर यानी कि टैक्स जीएसटी द्वारा समाप्त कर दिया गया है। बताइए
कौन सा वो टैक्स है जो जीएसटी के द्वारा समाप्त किया गया। जीएसटी के बारे में अब याद रखना है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी भारत में लागू सभी अप्रत्यक्ष कर को समाप्त कर दिया है, यानी कि सेवा कर को समाप्त कर दिया है। सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है, इसीलिए इसे पूरे भारत में समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर, कह रहा है कि हरित क्रांति नई कृषि व्यूहरचना का परिणाम था जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। हरित क्रांति दोस्तों है ना, नई कृषि व्यूहरचना का परिणाम था जो 20वीं सदी में कब प्रारंभ हुआ था, 5वें दशक में, 7वें दशक में, 6ठे दशक में या 8वें दशक में। ईस्वी तो आपको पता है, अब आपको बताना है दशक, तो दशक हो जाएगा दोस्तों आपको 7वें दशक में, है ना। 7वें दशक कहने का मतलब हुआ 1966-67 में हुआ था ना, तो ये 1960 के बाद चल रहा है, तो बाद चल रहा है 1960 से 70 के बीच में चल रहा है, तो ये 7वां दशक हो जाएगा। अगर 70 के बाद और 80 तक चलता तो ये हो जाता 8वां दशक, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हो जाएगा 7वां दशक। अगला है भारत के संविधान के अंतर्गत अब कितने मौलिक अधिकार की गारंटी दी गई है। तो आपका मौलिक अधिकार कितना है आपको पता है। बहुत सारे हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिनको अपना मौलिक अधिकार नहीं पता है कि हमारा क्या अधिकार है। हम भारत में पैदा हुए हैं तो हमको कुछ अधिकार तो मिला है कि नहीं। तो ये अधिकार कितने हैं, अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन मौलिक अधिकार है, मैं थोड़ा सा रिवीजन आप लोग को करवा देता हूं। जब हमारा संविधान बना था तो 7 गो मौलिक अधिकार था, लेकिन वर्तमान में कितना है, 6। पहला नंबर याद रखिएगा, समता का अधिकार दोस्तों, समता या समानता का अधिकार, ये आपका है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। दूसरा आपका मौलिक अधिकार हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, ये हो जाएगा आपका 19 से लेकर के 22 तक। तीसरा आपका मौलिक अधिकार है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपका अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 हो जाएगा। और चौथा जो मौलिक अधिकार है वो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो आपका अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक है। और पांचवा जो मौलिक अधिकार है वो आपका कौन सा है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ये है आपका अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। और छठा जो मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये है अनुच्छेद 32। तो भाई साहब आप कहिएगा कि अनुच्छेद 29 30 तो था आपका संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और 31 नंबर अनुच्छेद कहाँ गया, तो यही 31 नंबर जो अनुच्छेद था जिसमें संपत्ति का अधिकार का वर्णन किया गया था। पहले संपत्ति का अधिकार भी था, लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978 में हुआ था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा दोस्तों संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, और इसको अनुच्छेद 300 के क में जाकर के रख दिया गया कानूनी तौर पर। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। तो ये 6 जो मौलिक अधिकार है आपको याद रखना है, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 42 नंबर। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। डेली 9 बजे से आपकी टेस्ट चलती है ना, जी जान लगा के। अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर कि पंचायती राज है जो कि निधि यानी कि फंड के लिए मुख्यतः पर निर्भर है। दोस्तों खाली स्थान में आपको भरना है, क्या होगा। देखिए पंचायती राज क्या है, तो पंचायती राज एक प्रशासनिक ढांचा है ना। क्या है, प्रशासनिक ढांचा है जो कि निधि के लिए मुख्यतः सरकारी वित्त पर निर्भर होता है ना, सरकारी वित्त पर निर्भर होता है, आपको याद रखना है। देखिए पंचायती राज व्यवस्था को कब लागू किया गया था पूरे भारत में, तो 73वें संविधान संशोधन आपको याद है कब हुआ था, 1993 में हुआ था। और इसको लागू किया गया था 1994 में। 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज और 74वें संविधान संशोधन नगर निगम से संबंधित था दोस्तों, ठीक है, याद रखना है। भारत में पंचायती राज जो है उत्तरीय स्तरीय पंचायती राज है, बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में इसको लागू किया गया था। अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है, तो भारतीय संघ जी हाँ, भारतीय संघ के अंतर्गत अगर किसी को मिलाना है तो ये अनुच्छेद 2 के तहत, अनुच्छेद कितने, अनुच्छेद 2 के तहत दोस्तों मिलाएंगे। और कौन मिलाएगा, तो ये मिलाएगा कौन, संसद के द्वारा,
है ना, यानी कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है? संसद को है। और अनुच्छेद 2 के अनुसार वह नए राज्यों का भारतीय संघ में प्रवेश कर सकती है। कौन करेगी? तो संसद। संसद किससे मिलकर के बनता है? राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनता है हमारा संसद। अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर का, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? देखिए सर्वोच्च न्यायालय जो है, सर्वोच्च न्यायालय में अभी टोटल 1 मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं, टोटल 34 है, याद रखना है। अब ये आपको याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो जज होते हैं इसके वेतन है, भत्ता है, पेंशन है ना, ये अनुच्छेद 112 के 3 के घ के तहत भारत की संचित निधि पर भारित होता है दोस्तों, है ना। भारत की संचित निधि पर, संचित निधि के द्वारा इसको दिया जाता है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, है ना। अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर की, संविधान के उद्देशिका में क्या वर्णन है? उद्देशिका का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे उद्देशिका मतलब उद्देश्य। भैया उद्देश्य नहीं, उद्देशिका मतलब प्रस्तावना, है ना। उद्देशिका मतलब प्रस्तावना। तो भारतीय संविधान के उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में क्या वर्णन है? तो इसके वर्णन क्या किया गया है ना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है ना। संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि उद्देशिका को किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों, और ये कब किया था, है ना। तो 13 दिसंबर, ये पूरा डेट याद रखना है, 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था भारतीय संविधान में, संविधान सभा में ये पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। किसने द्वारा, किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, है ना, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए वर्णित है। आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 46 नंबर। 46 नंबर सवाल कह रहा है कि संघीय सरकार का मुख्य लाभ क्या है? संघीय सरकार का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन है कि यह केंद्र में मजबूत सरकार सुनिश्चित करता है, यह क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा, ऑप्शन पढ़िए। संघीय सरकार का जो मुख्य लाभ है दोस्तों क्या होगा? संघीय सरकार में राज्य जो होता है वो क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ एक संघ होता है, जिसमें राज्य को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं होता है। इसीलिए संघीय सरकार क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ राष्ट्रीय एकता को एकीकृत करता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ राष्ट्रीय एकता को एकीकृत करता है, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है 47 की, संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह की अधिक नहीं होनी चाहिए? बहुत बढ़िया प्रश्न है ना। तो संसद में जो सत्र होता है दोस्तों, तो एक सत्र से और दूसरे सत्र के बीच में कितनी अवधि होनी चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये अवधि अधिकतम 6 माह से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। सबका बिल्कुल सही जवाब है ना, बिल्कुल सही आप लोग दे रहे हैं, बिल्कुल, हाँ। तो 6 माह से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये भारतीय संविधान के भाग 5 याद रखना है, भारतीय संविधान के भाग 5, टोटल भाग अभी कितने हैं? तो टोटल 22 भाग हैं, जिसमें भाग 5 के अनुच्छेद नंबर 85, भाग 5 के अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र के आह्वान, उसके सत्रावसान एवं विघटन के विषय में प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ये सत्र का आह्वान कब होगा, है ना, विघटन कब होगा, सत्रावसान कब होगा, ये सारे वर्णन आपके अनुच्छेद 85 में किए गए हैं और ये भाग 5 में है। अगला है भारत का संविधान क्या है दोस्तों? भारत का जो संविधान है एकल नागरिकता प्रदान करता है। बिल्कुल तो सही बात है ना। भारत में तो एक ही नागरिकता है, हमारी सेंट्रल की नागरिकता है, केंद्र की नागरिकता है। लेकिन आप चले जाइए यूएसए, वहां पर दोहरी नागरिकता है, एक तो केंद्र की अलग नागरिकता है ना, और राज्य की अलग नागरिकता है वहां पर दोस्तों, ठीक है। तो वहां पर दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में जो नागरिकता है दोस्तों, ये आपके भाग कितने में है? तो भाग 2 में वर्णन किया गया है, और 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक वर्णन इसका किया गया है नागरिकता का, ठीक है। नागरिकता हम लोग कई प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, और नागरिकता का विलोपन भी हो सकता है, नागरिकता समाप्त भी की जा सकती है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 49 नंबर।
49 सवाल कह रहा है कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। अब त्रिस्तरीय भारत में है, मैंने बताया। अब त्रिस्तरीय में कौन कौन आता है? तो त्रिस्तरीय प्रणाली जो है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ये किया गया था, है ना। तो इसमें आता है दोस्तों ग्राम पंचायत आता है, और कौन आता है? क्षेत्रीय पंचायत समिति और जिला परिषद। तो ग्राम पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत समिति और जिला परिषद, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका बिल्कुल सही, है ना। अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर कि वे विषय जिन पर केंद्र राज्य सरकार दोनों कानून नहीं बना सकती है उल्लिखित है। देखिए वैसे कानून, है ना, आपको आप पढ़े होंगे दोस्तों समवर्ती सूची, पढ़े ना समवर्ती सूची, ठीक है। तो समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र और राज्य दोनों बनाएगा। लेकिन वैसा कानून जो नहीं, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून नहीं बन सकती है, वो किस में उल्लिखित होता है ना। वे विषय, बहुत सारे विषय जो हैं वो हैं, तो कुछ केंद्र बनाती है, कुछ राज्य बनाती है, कुछ दोनों मिल करके बनाती है, और ये 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। तो उसका जो वर्णन होता है वो होता है समवर्ती सूची में, ठीक है। समवर्ती सूची में उसका वर्णन किया रहता है। समवर्ती सूची पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु संघ और राज्य के कानूनों में अंतर विरोध होता है, तो संघ का कानून मान्य होता है, ठीक है। लेकिन देखो ये होता है ना कि वैसा कानून जो दोनों में क्या हो, विरोध उत्पन्न हो, जो है ना, वैसा विषय, ठीक है, दोनों में विरोध हो गया तो वो उस पर जो कानून बनाएगा वो केंद्र ही बनाता है दोस्तों आपका, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा? प्रश्न नंबर है 51 नंबर। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। जी हाँ, आप अभी ऐसा कभी प्रयोग करिएगा, है ना, कि जब कोई बोतल है, क्यों ऐसा होता है कि वो बोतल टूट जाता है। अब हम लोग साइंस में, ठीक है, हम लोग आर्ट्स बहुत देख लिए, अब हम लोग साइंस देखते हैं। तो जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसमें बर्फ के जमने पर बोतल टूट जाती है। बर्फ जमता कब है भैया? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 0 डिग्री पर जब पानी बर्फ के रूप में परिवर्तित होता है या जमता है तो उसका आयतन होता है बढ़ जाता है। आयतन में क्या परिवर्तन आता है? अब आयतन बढ़ गया तो आयतन बढ़ेगा तो जिसमें आप रखे थे क्या वो फूटेगा नहीं? फूट जाएगा। यही कारण है ना कि जो ठंडे प्रदेश में क्या होता है ना कि वहाँ पाइप फट जाता है दोस्तों, ठंडे प्रदेश में, क्योंकि पाइप में पानी जम जाता है तो वो पाइप फट जाता है, ठीक है। तो उसका आयतन बढ़ जाता है, इसीलिए ऐसा होता है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। अगला प्रश्न है आपका 52 नंबर कि अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, 2 प्रोटॉन के बराबर होता है, या क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइएगा, ऑप्शन पढ़िए। देखिए अल्फा कण जो है ना ये हीलियम नाभिक के समान 2 प्रोटॉन या 2 न्यूट्रॉन से मिलकर के बनते हैं, ठीक है। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के बराबर होते हैं, है ना। हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के बराबर होते हैं अल्फा कण के 2 धन आवेश। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 53 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की थी, है ना। D2O ड्यूटोरियम ऑक्साइड, है ना, भारी जल इसी को कहते हैं। तो भारी पानी की खोज किसने की थी दोस्तों? इसके जो खोजकर्ता थे वो अमेरिकी भौतिक रसायन शास्त्र थे, उनका नाम था हेराल्ड क्लेटन। हेराल्ड क्लेटन कने गए भैया, कने गए? हेराल्ड क्लेटन हेराल्ड क्लेटन यूरे, है ना, हेराल्ड क्लेटन यूरे, वही तो है ना, नाम दे दिया शॉर्ट में, वही हम खोज रहे हैं भैया कहाँ चल गया। हेराल्ड क्लेटन यूरे जो थे, जो थे, इन्होंने ही दोस्तों भारी पानी का खोज किए थे, और ये इनको 1934 ईस्वी में विज्ञान के लिए, रसायन विज्ञान के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। अगला प्रश्न है कि एंजाइम मूलतः क्या होता है? एंजाइम वसा होता है, शर्करा होता है, प्रोटीन होता है, या विटामिन होता है? तो एंजाइम जो मूलतः होता है ये प्रोटीन होता है ना। एंजाइम मूलतः क्या होता है? तो प्रोटीन होता है, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 55 नंबर की लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो जो हमारा लार होता है, ठीक है, तो ये जो भोजन हम करते हैं ना इसको पाचन में सहयोग करता है दोस्तों। आंसर हो जाएगा स्टार्च, ठीक है।
किसके पाचन में, तो स्टार्च के पाचन में सहयोग करता है दोस्तों। आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 56 नंबर कि साफ मेघ रहित रातों की तुलना में, है ना, क्वेश्चन देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है, अब मैं छोटा कर दिया हूँ थोड़ा सा दिख सके पूरा ऑप्शन। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छिद रातें अपेक्षाकृत गर्म होती है, क्यों? आप देखते होंगे दोस्तों कि जब बादल छाया हुआ रहता है ना, तो उस समय वो रात क्या होता है, थोड़ा सा गर्म होता है। लेकिन जब आसमान साफ होता है तो वो रातें क्या होती है, थोड़ी सी ठंडी होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि सूर्य द्वारा प्राप्त ऊष्मा को पृथ्वी अवशोषित करती है तथा रात में विकिरित द्वारा ऊष्मा उत्सर्जित होती है, और ऐसी स्थिति में दिन में पृथ्वी द्वारा प्राप्त की गई और रात में विकिरित ऊष्मा को बादल आच्छादित रातों में बादल परिवर्तित करते हैं, जिससे स्वस्थ आकाश वाली रातों की अपेक्षा बादल आच्छादित रातें अधिक गर्म होती है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी कि पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं इसके वजह से। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर है आपका 57 नंबर। 57 नंबर है कि प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे कौन से हैं? प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर, जी हाँ, जो चर प्रभावित होते हैं वे कौन से हैं? तो वो हो जाएंगे दोस्तों तरंगदैर्घ्य और वेग। ठीक है, तरंगदैर्घ्य और वेग, यानी कि जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, लेकिन उसका तरंगदैर्घ्य और वेग क्या होता है, बदल जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों 58 नंबर, निम्न में से समन्यूट्रॉनिक समूह कौन सा है? बताइए, समन्यूट्रॉनिक समूह कौन सा है, ये बताना है। देखिए समन्यूट्रॉनिक किसको कहते हैं, है ना। समन्यूट्रॉनिक किसको कहते हैं? यानी कि भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो, उसे ही समन्यूट्रॉनिक कहते हैं दोस्तों, है ना। उसे ही समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। अब समान किसमें है, आप यहां से देखिए, समान किसमें है ये आपको देखना होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, है ना। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, यानी क्योंकि तीनों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, इसलिए तीनों समन्यूट्रॉनिक होंगे। अगला प्रश्न है आपका 59 नंबर कि ईस्ट और मशरूम क्या है दोस्तों? ईस्ट और मशरूम क्या है? सवाल है, ये क्वेश्चन कई बार आपको पूछा गया है ना, कि ईस्ट और मशरूम है, सवाल है, या फिर नग्न बीजी है, फफूद है, या फिर गांठदार जड़ें हैं। क्या होगा 59 का? 59 का हो जाएगा आपका ये फफूद है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। ईस्ट और मशरूम फफूद है, और ये पर्णहरिम रहित तथा संवहन उत्तक रहित होते हैं, जो कि भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 60 नंबर, साधारण नमक में गुण सूत्र कितने होते हैं? बताइए, साधारण नमक में गुण सूत्र होते हैं 36, 46, 56, 25। ओह सॉरी, नमक नहीं, मानव दोस्तों, थोड़ा सा साधारण मानव दोस्तों, नमक नहीं। वही हम सोचे कि साधारण नमक कहाँ से आ जाएगा भाई, मानव, है ना। साधारण जो मानव होते हैं, हम लोग जो मनुष्य हैं, तो हम लोग में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्रों की संख्या होती है आपको 23 जोड़ी, है ना। 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। जोड़ी का मतलब हो गया टोटल 46, है ना। टोटल कितना हो गया? 46 हो गया। जैसे कि पुरुष में जो गुणसूत्र होता है वो 44 गुणसूत्र प्लस XY, और जो महिला में गुणसूत्र होता है वो 44 प्लस XX होता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, इसके अलावा यहाँ पर देखिए मैथ के सवाल दिए गए हैं, तो मैथ का सवाल तो इस यहाँ पर अभी नहीं बन पाएगा, है ना, क्योंकि उतना ज़्यादा समय भी नहीं है, और ये बोर्ड पर आप लोग को मैथ बताया जाएगा। ठीक है, कुछ मैथ के भी सवाल दिए गए हैं, इसको आप बना करके देखिएगा, काफ़ी आसान है, बन जाएगा, है ना। कुछ सवाल कठिन है एक दो, और कुछ रीजनिंग भी आपको दिए गए हैं, तो रीजनिंग भी बन जाएगा, है ना। और बना करके आप लोग इसका देखिएगा, इसका आंसर आपको लोग को नीचे दे दिया गया है, ये आप यहाँ से बना करके इसको देखना है।
ठीक है। चलिए, कुछ रीजनिंग भी दिया गया है, कुछ मैथ भी दिया गया है, लगभग 10 सवाल आपको दिया गया है यहाँ पर। और उसके अलावे यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन भी है, 4-5 क्वेश्चन और है दोस्तों, इसको भी हम करवा देते हैं। और मैथ रीजनिंग 10 जो सवाल है उसको आप बना करके देखिएगा, क्योंकि उसको अभी बनाएंगे तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैथ और रीजनिंग का अलग से आपको वीडियो बना दिया जाएगा, है ना। यहाँ पर है आपका वियतनाम। तो वियतनाम की मुद्रा कहाँ है, बताइए वियतनाम की मुद्रा कहाँ नहीं क्या है। तो वियतनाम की मुद्रा क्या होगा, वियतनाम की मुद्रा का नाम है दोस्तों डांग। क्या नाम है, डांग नाम है। यहाँ की राजधानी क्या है, वियतनाम की राजधानी अगर पूछ ले तो राजधानी हो जाएगा हनोई, हनोई या फिर कभी कभी लिखता है हनाई, है ना, हनोई इसकी राजधानी है ना। और वियतनाम जो है दोस्तों ये एक एशियाई देश है, ठीक है। ये कहाँ है, एशिया में है, तो ये एक एशियाई देश है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका 72 नंबर, कह रहा है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान, चीन से मिलती हैं। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देश से लगती है, नेपाल से भी, भूटान से भी, चीन से भी। क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो देखिए मैंने कई बार आप लोग को बताया हूं कि जो सिक्किम राज्य है ना, आपका जो सिक्किम राज्य है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर देखिए शॉर्ट में फिगर बना करके आप लोग को दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो राज्य आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो राज्य दिख रहा है, ये राज्य कौन सा है, यही राज्य तो आपका सिक्किम है ना। यही राज्य क्या है, यही तो है आपका सिक्किम। और सिक्किम के ये साइड हो गया नेपाल, ऊपर हो गया चीन और इधर हो गया भूटान, है ना। तो ये 3 देशों से सीमा बनाती है आपकी सिक्किम। इस प्रकार के और भी राज्य हैं, इस प्रकार के और भी राज्य हैं जो 3 देशों से सीमा बनाती है। आपको कमेंट करके बताना है कि वो कौन से राज्य हैं, है ना, और भी राज्य हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 73 नंबर की, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछ रहा है कौन सा है, तो वो हो जाएगा लक्षद्वीप, है ना। लक्षद्वीप कहाँ पे मिलेगा आपको, तो ये अरब सागर में चले जाइए, अरब सागर में है दोस्तों आपको लक्षद्वीप। और ये दोस्तों यहाँ पर टोटल 36 द्वीप हैं, द्वीपों की संख्या कितनी है, 36। सबसे छोटा द्वीप है हमारा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, कावारत्ती। बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा कावारत्ती, है ना। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये केरल के बाद यहाँ पर केरल है, ये आपको लक्षद्वीप है, ठीक है। मात्र ये दोस्तों 32 वर्ग किलोमीटर में आपको ये फैला हुआ है लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर की, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है ना। तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक 31 मई को मनाया जाता है। तो आपको भी तंबाकू का सेवन नहीं करना है ना। बहुत सारे हैं जो इस प्रकार का प्रयोग करते हैं, तो उनको मना करना है ना। बहुत खराब चीज़ है ना, और ये सब चीज़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस आपका। अगला है आपका दोस्तों इंडिया विंस फ्रीडम शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया विंस फ्रीडम बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इंडिया विंस फ्रीडम। तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हो जाएंगे मौलाना आज़ाद। कौन हो जाएंगे, मौलाना आज़ाद हो जाएंगे इंडिया विंस फ्रीडम। मैं आपको बताता हूँ गांधी जी की पुस्तक का नाम, बताइए तो। गांधी जी की पुस्तक का नाम माई एक्सपेरिमेंटल विथ ट्रूथ, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माई एक्सपेरिमेंटल विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया की खोज कौन किए थे, जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। और जयप्रकाश नारायण की पुस्तक का नाम, जयप्रकाश नारायण की एक पुस्तक है दोस्तों टूवर्ड्स, है ना, टुवर्ड्स फ्रीडम, टुवर्ड्स फ्रीडम, टुवर्ड्स फ्रीडम। ये पुस्तक किनकी है, तो जयप्रकाश नारायण की है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये रहे आज के 75 महत्वपूर्ण सवाल। कैसे लगे आप लोग बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों जाते जाते। और जो इसमें अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं। डेली आपको 9 बजे क्लास होती है, और जिसमें समान अध्ययन और DLED दोनों की टेस्ट चल रही है ना। अगर इसमें आप जुड़ते हैं तो आपको 399 इसमें चार्ज लगेगा। जो नए टीचर हैं अभी तक हमारे यहाँ नहीं जुड़े हैं, और जो पहले से जुड़े हुए हैं अगर वो दोबारा जुड़ना चाहते हैं तो उनको मात्र 201 रुपया पे करना पड़ेगा, तभी उनको फिर सारे मटेरियल मिल पाएंगे नए सिरे से, है ना। और ये पीछे जो पढ़ाया गया था उससे अलग मटेरियल है, उससे अलग ये टेस्ट है। ये फ़ोन पे गूगल पे आपको करना पड़ेगा, इसी नंबर पे फ़ोन पे गूगल पे 787857824310 ये नंबर है हमारा। यही व्हाट्सएप नंबर भी यही है, और फ़ोन पे गूगल पे भी यही है। जो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा
तभी आपको मिल पाएगा। कैसे मिलेगा? तो इस पर नंबर पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हमारे नंबर को सेव कर लेना है, ठीक है। अपने मोबाइल में सेव करने के बाद आप हमें व्हाट्सएप पे जुड़ जाइएगा, हमारे व्हाट्सएप से जुड़ जाइएगा। उसके बाद आप पेमेंट करके व्हाट्सएप पर हमें स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ताकि हम आपको ग्रुप में ऐड कर सके और आपको सारे मटेरियल पीछे वाला प्रोवाइड कर सके। फिर डेली वाइज आपको पीडीएफ मिलते रहेगा ग्रुप में, ठीक है। अभी पर्सनली आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, है ना। तो ये आपको मिल जाएगा। और एग्ज़ाम में कब तक होगी, एग्ज़ाम की बात हम करें तो एग्ज़ाम लगभग आपको जून तक उम्मीद है ना। मई तक तो आपको इलेक्शन ही है, तो जून में या जुलाई में, ठीक है। तो जून के बाद ही हमें चांस लग रहा है कि एग्ज़ाम होगी, तभी तैयारी करने का बहुत समय है और तैयारी चल रही है। तो अभी आप जुड़ जाइए। अभी टोटल 8-9 क्लास ही मात्र हुआ है ना। अभी नया बैच में 8 ही 9 क्लास हुआ है। और जो आप लोग को दिया गया था डीएलएड का टेस्ट पीडीएफ नोट्स दिया गया था कि आप लोग उसको पढ़ रहे हैं। 71 पेज का जो आपको शॉर्ट नोट्स दिया गया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स था, है ना। 71 पेज का जो नोट्स दिया गया था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप लोग पढ़िएगा, है ना। यहाँ से देखिएगा ना, डायरेक्ट आपको बहुत सारे क्वेश्चन लड़ेंगे। और जो डेली टेस्ट हो रहा है, टेस्ट वाला भी आप लोग देते रहिएगा, ठीक है। वीडियो भी पीडीएफ भी अपने खुद से टेस्ट देते रहिएगा, बस रिवीजन करते रहिएगा, आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस जितना आप लोग को करवा दिया जा रहा है बस उतना आप कर लीजिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा 100%। आप इसमें जुड़िए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।